ये राइज एंड फॉल से रिलेटेड एक एग्जांपल है। अ, इसमें जो हमें डाटा गिवन है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये जितना भी ये वाला डाटा है ये सारा हमें ऑलरेडी इस न्यूमेरिकल में दे दिया गया है, जिसमें हमारे पास बैक साइड है, इंटरमीडिएट साइड्स हैं और फोर साइड हमारे पास अवेलेबल है। अब हमसे पूछा क्या, और इसके अलावा हमें ये वाला जो पहला रिड्यूस लेवल है ये भी दे दिया गया है, जिसको हम टेम्परेरी बेंचमार्क 1 बोलेंगे। अब इस डाटा को यूज़ करके मैंने तमाम राइज और फॉल की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, और उन राइज एंड फॉल की वैल्यूज़ को यूज़ करके मैं रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करता जाऊँगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज मुझे गिवन था बैक साइड 2.191, और इसके सामने जो मुझे रिड्यूस लेवल गिवन था वो था 49.873 मीटर्स। उसके बाद मुझे इंटरमीडिएट साइट स्टेशन 2 पे गिवन है, स्टेशन 3 पे भी इंटरमीडिएट साइट स्टेशन 3 पे गिवन है। फिर स्टेशन 4 जो मेरा है वो चेंज पॉइंट है, तो इस चेंज पॉइंट में मैंने फोर साइड की रीडिंग भी ले ली और बैक साइड की रीडिंग भी ले ली। फिर फिफ्थ स्टेशन पे अगेन इंटरमीडिएट इंटरसाइट पॉइंट है। फिर सिक्स पॉइंट जो है वो दोबारा चेंज पॉइंट है, इस पे फोर साइड की रीडिंग भी लेनी है हमने और बैक साइड की रीडिंग भी लेनी है। और सेवन्थ स्टेशन जो मेरा लास्ट स्टेशन है, इस पे मैंने फोर साइड की रीडिंग ले ली क्योंकि मेरा सर्वे अब एंड हो जाएगा, और रीडिंग है 3.824। अब इन रीडिंग्स को मैं यूज़ करके राइज एंड फॉल कैलकुलेट करता जाता हूँ। तो यहाँ से हमने सबसे पहले स्टेशन 1 से स्टार्ट लेना होता है। तो स्टेशन 1 की वैल्यू माइनस स्टेशन 2 की वैल्यू, यानी कि 2.191 माइनस 2.505। आंसर मेरे पास अगर नेगेटिव पर आता है तो उसको मैं फॉल में लिख लूँगा, अगर मेरे पास आंसर पॉजिटिव पर आता है उसको मैं राइज में लिख लूँगा। जब मैं ये माइनस करता हूँ स्टेशन 1 की वैल्यू को स्टेशन 2 की वैल्यू से, तो मेरे पास आंसर आता है -0.314, इसलिए मैंने उसको फॉल में लिख लिया। इसलिए मैं फिर स्टेशन 2 और 3 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास आंसर पॉजिटिव 0.180 आता है, इसलिए मैंने उसको फॉल वाले कॉलम में लिख लिया। फिर मैं स्टेशन 3 पर जब आता हूँ तो स्टेशन 3 की वैल्यू 2.325 को जब मैं 1.496 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास आंसर 0.829 आता है, ये भी पॉजिटिव है इसलिए राइज पर आ जाएगा। फिर स्टेशन 4 की बैक साइड से जब मैं स्टेशन 5 की इंटरमीडिएट साइड से माइनस करता हूँ, यानी कि 3.019 माइनस 2.513, तो अगेन आंसर पॉजिटिव है, तो वो राइज वाले कॉलम पे लिख दिया। फिर स्टेशन 5 की रीडिंग 2.513 माइनस स्टेशन 6 की रीडिंग 2.811, आंसर मेरे पास माइनस पे आएगा, इसलिए मैंने इसको फॉल वाले कॉलम में लिख लिया। आखिरी रीडिंग होगी हमारे पास स्टेशन 6 1.752 माइनस स्टेशन 7 3.824, आंसर मेरे पास अगेन माइनस में आएगा, इसलिए मैंने 2.072 को फॉल वाले कॉलम में लिख लिया। अब मैंने राइज एंड फॉल की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। रिड्यूस लेवल पहले स्टेशन का नोन है, स्टेशन 2 का रिड्यूस लेवल कैसे निकलेगा 40। अगर तो फॉल की वैल्यू है तो वो मैं माइनस करता जाऊंगा, अगर राइज की वैल्यू है तो वो मैं ऐड करता जाऊंगा। तो स्टेशन 2 की वैल्यू कैसे आएगी, ये वैल्यू फॉल में लाई करती है, तो ये वाली वैल्यू जो है 0.314, ये अब 49.873 से जब मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास 49.559 की वैल्यू आ जाती है। फिर अगली वैल्यू राइज की है, तो 49.559 में ये वैल्यू मैं ऐड जब करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 49.739। अब इस वैल्यू में जब मैं अगली वैल्यू ऐड करता हूँ क्योंकि वो भी राइज में आ रही है 0.829, तो मेरे पास आंसर आता है 50.568। अब अगला पॉइंट जो है वो भी राइज वाली वैल्यू है, तो 50.568 में जब मैं ये वैल्यू ऐड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 51.074। अब अगली वैल्यू फॉल में आ रही है, तो 51.074 में से ये वाली वैल्यू मुझे माइनस करनी पड़ेगी। जब ये वैल्यू मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 50.776 मीटर्स। अब इस अगेन आखिरी वैल्यू जो है वो भी फॉल में आ रही है, तो ये वाली वैल्यू मुझे माइनस करनी पड़ेगी। तो 50.776 में से ये वैल्यू जब मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 48.704 मीटर्स। अब
ये जो मेरे पास रिड्यूस लेवल की वैल्यूज़ आई हैं, इनको वेरीफाई करने के लिए मैं अरिथमेटिकल चेक्स लगा लेता हूँ। समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, यानी कि जितनी भी बैक साइड की वैल्यूज़ हैं इनका सम और जितनी भी फोर साइड की वैल्यूज़ हैं इनका सम। ये जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया -1.169। इसी तरह समेशन ऑफ राइज एंड फॉल की भी वैल्यूज जब मैंने की, आंसर आया -1.169। और जो मेरे पास जो रिड्यूस लेवल की लास्ट रीडिंग है, इसको जब मैंने माइनस किया रिड्यूस लेवल की फर्स्ट रीडिंग से, तो अगेन मेरे पास आंसर आया -1.169। अब मेरे पास तीनों आंसर सेम है, इसका मतलब है जो मैंने कैलकुलेशंस की हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अगली चीज़ आती है कि हमने अपना जो लेवलिंग का ऑपरेशन किया है उसकी हमने अगर एफिशिएंसी चेक करनी है तो उसके लिए हमने चेक करना होता है कि हमारा जो एरर है, जितना भी एरर आ रहा है हमारी अरिथमेटिकल चेक्स में जब हम करते हैं, वो मिसाल के तौर पे वो इक्वल नहीं आता, तो वो एरर एक सर्टन लिमिटेशंस के अंदर अंदर अगर लाई करता है तो फिर तो ओके है, हम मतलब उसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर वो वाला स्पेसिफिक एरर हमारा इस अलाउेबल मिस क्लोजर के अंदर लाई नहीं करता तो हमें उस एरर को रिमूव करना पड़ेगा। एरर, अब हमारे पास जो अलाउेबल मिस क्लोजर का जो फार्मूला होता है हमारी जो लेवलिंग का ऑपरेशन है उसको उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, वो हमारे पास होता है प्लस माइनस एम अंडर रूट एन। अब इसमें जो m है ये एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू नेचर ऑफ सर्वे पे डिपेंडेंट करती है कि आप जिस तरह का सर्वे कर रहे हैं उस सर्वे की नेचर के हिसाब से इसकी वैल्यू आपको पहले से पता होगी। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी। ये जो स्टार्ट में आपको बता दी गई है ये वैसे ही रहेगी। फिर जो अंडर रूट एन है, इसमें एन जो है ये डिनोट करता है हमें कि हमारा इंस्ट्रूमेंट उस स्पेसिफिक ऑपरेशन के दौरान कितनी बार उसकी पोजीशन हमने बदली की। तो ये एन की वैल्यू नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट पोजीशन है। लेट्स सपोज हमारे पास एम की जो कांस्टेंट वैल्यू मैं आपको बताता हूँ कि वो आपकी जो वैल्यू है वो 5 मिलीमीटर है। और जो n है वो मैं कहता हूँ कि इस ऑपरेशन के दौरान हमने अपना जो इंस्ट्रूमेंट पोजीशंस थी वो 3 दफ़ा चेंज की। तो मेरे पास जो मिसक्लोजर अलाउेबल मिसक्लोजर आएगा वो आता है +-9 mm। तो अगर तो आपका जो मिसक्लोजर है, जो एरर है, वो इस लिमिटेशन में आ रहा है तो मतलब आपका लेवलिंग ऑपरेशन ठीक है। अगर वो इस +-9 mm की रेंज से बाहर लाई करता है तो इसका मतलब है आपके ऑपरेशन में कुछ एरर्स मौजूद हैं। फिर हमारे पास आता है जी प्रोफाइल लेवलिंग। ये आगे भी डिस्कस हो चुका है। प्रोफाइल लेवलिंग से मुराद ये है कि आप जो अपनी रोड या कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट डेवलप करने जा रहे हैं उसका जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप ड्रॉ करेंगे उसको सिंपल अल्फाज में हम प्रोफाइल लेवलिंग बोलते हैं। ये प्रोफाइल लेवलिंग एक सिंपल, आपके पास रोड है, लेट्स सपोज उस पे रोड की सेंटर लाइन पे 12 डिफरेंट पॉइंट्स मैंने मार्क किए हुए हैं। पॉइंट ए पे मैंने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट रखा और इस ए इंस्ट्रूमेंट से मैंने अपने 4 पॉइंट्स कवर कर लिए। उसके बाद मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन बदली करनी पड़ी तो CP1 पर मैं आ गया। CP1 को यूज़ करके यहाँ पर जो मैंने वैल्यू थी इसको यूज़ करके पॉइंट बी का जो इंस्ट्रूमेंट मैंने दोबारा सेट किया तो उसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने क्या किया कि इस पॉइंट बी से फिर फर्दर मैंने पॉइंट्स जो 8 मजीद आगे 5 से 8 तक पॉइंट थे वो कवर कर लिए। फिर पॉइंट बी जो है उसके यानी कि 8th पॉइंट या उसके बाद वो चेंज पॉइंट था, तो मैंने किया क्या, इस चेंज पॉइंट को यूज़ करके मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट बी से सी पे शिफ्ट किया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दोबारा कैलकुलेट की और रिमेनिंग पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए। अब ये जितने भी मैंने पॉइंट्स पे रिड्यूस लेवल निकाला 1 2 3 4 और 12 पॉइंट, ये जितने भी 12 पॉइंट्स पे इनका रिड्यूस लेवल मैंने निकाला और उसको मैंने इस तरह करके प्लॉट कर दिया। जितने भी इन पॉइंट्स के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था वो मैंने एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया और जो रिड्यूस लेवल था हर पॉइंट का वो मैंने वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। जब मैंने फाइनल ग्राफ ड्रॉ किया तो मेरे पास ये ग्राफ इस तरह का बना, ये थिक लाइन जो आपको नज़र आ रही है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एरर्स जो हैं लेवलिंग में,
वो कौन कौन से होते हैं? 3 तरह के हमारे पास एरर्स होते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, फिर नेचुरल एरर्स होते हैं और फिर पर्सनल एरर्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर ऐसे एरर्स जो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो है आप ऑपरेशंस जो करते हैं और इंस्ट्रूमेंट के यूजेज के दौरान जो आपने गलतियां की हैं, उन एरर्स को इंस्ट्रूमेंटल एरर्स बोलते हैं। फिर नेचुरल एरर्स में आपके पास अर्थ का कर्वेचर आ जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आ जाती है, फिर टेम्परेचर का उतार चढ़ाव आ जाता है, हवा की वजह से कुछ एरर्स आ जाते हैं, आपका इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स गलत हो सकती है। फिर आपका पर्सनल एरर्स में आपने सेंटरिंग उसकी सही नहीं की, लेवलिंग सही नहीं की, फिर आप जो स्टाफ रॉड रीडिंग ले रहे थे उसमें कुछ गलतियां हो गई। तो इस तरह के एरर्स को हम पर्सनल एरर्स बोलते हैं। फिर जब हम अपना लेवलिंग का ऑपरेशन करते हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि जब हमारा एरिया बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ होता है तो उस स्पेसिफिक सिनेरियो में हम करते क्या है कि कर्वेचर ऑफ अर्थ को भी बीच में कंसिडर करना होता है। तो उस इफ़ेक्ट ऑफ कर्वेचर को भी आपने अपने लेवलिंग के ऑपरेशन में मद्देनज़र रखना होता है। वो उसके उस स्पेसिफिक सिनेरियो की एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये एक लेट्स सपोज हमारे पास फिगर है और ये जहाँ पर हम सर्वे कर रहे थे ये बहुत ज़्यादा मैसिव एरिया था, एक्सपेंडेड एरिया था। अब हमने जो रीडिंग्स ली हैं उसमें इफेक्ट ऑफ कर्वेचर भी हमने मद्देनज़र रखना है। लेट्स सपोज मैंने पॉइंट ए पे अपना इंस्ट्रूमेंट सेट किया था और पॉइंट पी का रिड्यूस लेवल मैंने कैलकुलेट करना था। पॉइंट पी पे मैंने स्टाफ रॉड लिया रखा। अब स्टाफ रॉड से जो रीडिंग आनी चाहिए वो पॉइंट पी से पॉइंट बी तक की रीडिंग है, लेकिन कर्वेचर की वजह से हुआ क्या, बी से सी तक का जो डिस्टेंस है स्टाफ रॉड के ऊपर, ये एक्चुअली मेरा एरर कंसिडर होगा। यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक ये मेरा एरर था। अब यहाँ से यहाँ तक वाली रीडिंग जो है ये एक्चुअल स्टाफ रॉड की रीडिंग मेरे पास आनी थी। अब जब मैं इफेक्ट ऑफ कर्वेचर को मद्देनजर रखूंगा तो मैंने ये जो एरर वाली वैल्यू थी इसको जब मैं इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास एक्यूरेट रीडिंग आ जाएगी, जो कि पी से सी तक मेरी एक्यूरेट रीडिंग होनी चाहिए। फिर इसके अलावा अदर जो करेक्शंस होती हैं हमारे पास, जिसमें वो एरर करेक्शंस भी हम बोल देते हैं, उसमें एक डिस्कस कर ली हमने कर्वेचर करेक्शन। फिर हमारे पास रिफ्रैक्शन करेक्शन के आपने लाइट जो है रेज ऑफ लाइट की वजह से आप जो रीडिंग्स ले रहे हैं इंस्ट्रूमेंट की टेलीस्कोप से जो आप व्यू कर रहे हैं उसमें कोई फॉल्ट ऐसा आ गया जिसकी वजह से रीडिंग्स में एरर था। फिर कंबाइंड करेक्शन का मतलब है कर्वेचर और रिफ्रैक्शन को जब आप ऐड करेंगे तो वो कंबाइंड करेक्शन है। फिर विजिबल होराइजन करेक्शन, फिर डिप ऑफ होराइजन और फिर सेंसिटिवनेस ऑफ बबल आ जाएगा। आपका बबल से मुराद वो जो इंस्ट्रूमेंट की सेंटरिंग और लेवलिंग की। चलिए, ये कर्वेचर करेक्शन से रिलेटेड हमारा फार्मूला है 0.0785 d² मीटर्स। जब भी हमने कर्वेचर करेक्शन करनी होती है ये हमेशा नेगेटिव पर आएगी, यानी कि ट्रू स्टाफ रॉड रीडिंग शुड बी इक्वल टू ऑब्जर्व्ड स्टाफ रॉड रीडिंग माइनस कर्वेचर करेक्शन। तो आपने कर्वेचर कर्वेचर करेक्शन उसमें कर लेनी होती है। फिर हमारे पास आता है जी रिफ्रैक्शन करेक्शन। इसमें होती है 0.0112 d² और ये मीटर्स में आ जाएगी। अब ये रिफ्रैक्शन करेक्शन होती है ये हमेशा हमने पॉजिटिव कंसिडर करनी होती है, यानी कि ये ऑब्जर्व स्टाफ रीडिंग में हमने ऐड करनी होती है। और कंबाइंड करेक्शन में हमारे पास क्या हुआ, इन दोनों को ऐड जब हम कर देते हैं तो वो कंबाइंड करेक्शन हो जाती है। तो जब हम कंबाइंड करेक्शन जब भी हम करते हैं वो हमेशा नेगेटिव होती है, उसको हम हमेशा ऑब्जर्व स्टाफ रीडिंग से माइनस करते हैं। फिर ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हमें क्या गिवन है, बेंच मार्क गिवन है 140.605 मीटर्स और हमें ये कुछ रीडिंग्स दे दी गई है बैक साइड और फोर साइड रीडिंग्स। फिर हमें बता दिया गया है कि जो हमारा 20-20 मीटर्स का इंटरवल यहाँ से शुरू होगा, यानी जहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट की लास्ट पोजीशन आएगी जहाँ पे हमारा सर्वे एंड करने जा रहे होंगे, तो उसके बाद 6 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो 20-20 मीटर के डिस्टेंस पर होंगे और उन पे हमने जो
अपवर्ड ग्रेडियंट भी प्रोवाइड करना है जो कि 1/50 हो जाएगा। अब 1/50 का मतलब हुआ 1/50, तो वो आया 0.02। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमारा जो पैग इंटरवल है वो 20 मीटर्स का है, यानी कि हर दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर्स है। तो उस 20 मीटर्स में ये 1/50 अपवर्ड ग्रेड कितना हुआ, 20 इंटू 1/50, यानी कि ये राइज पर 20 मीटर हमारे पास आया 0.400। तो ये हमारी जो स्लोप है ये एक्चुअल में अब हर सबसी यहाँ से पैग 1 से पैग 6 तक, पैग से मुराद हमारा पॉइंट 1 है, जितने भी आगे पॉइंट्स होंगे ये वाली वैल्यू अब हम ऐड करते गए। अब देख लेते हैं हमारे पास जो बैक साइड रीडिंग्स गिवन थी वो मैंने पहली जो 4 बैक साइड रीडिंग्स थी वो मैंने लिख दी, फिर जो आगे 3 फोर साइड रीडिंग्स थी वो मैंने लिख ली, और मैंने क्या किया, राइज एंड फॉल कैलकुलेट कर दिया। मतलब कि सबसे पहली मैंने जो वैल्यू कैलकुलेट की वो मेरे पास आई 0.970। अब मैंने किया क्या कि बैक साइड की रीडिंग्स मैंने बैक साइड वाले कॉलम में लिख ली और फोर साइड वाली रीडिंग्स फोर साइड के कॉलम में लिख ली, और इसके बाद मुझे जो पहला बेंचमार्क गिवन था वो भी मैंने अपनी स्पेसिफिक लोकेशन पे लिख लिया। अब इस पॉइंट से ऑनवर्ड जितनी भी रीडिंग्स हैं इन सब में हमने 0.400 का ग्रेड रखना है। तो उसके लिए मुझे ये इंटरमीडिएट साइट कैलकुलेट करनी है इन सब पॉइंट्स के लिए, और इनका रेडियस लेवल कैलकुलेट करते जाना। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इस पॉइंट का बैक साइड गिवन था, इस पॉइंट का रेडियस लेवल मुझे गिवन था। सबसे पहले मैं इस बैक साइड और फोर साइड रीडिंग्स को यूज़ करके राइज एंड फॉल निकाल लूँगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1.545 माइनस 0.575, आंसर मेरे पास पॉजिटिव आया तो मैंने राइज पे लिख दिया। फिर 2.695 माइनस 1.235, अगेन आंसर पॉजिटिव आया तो 1.460 राइज पे लिख दिया। 1.415 माइनस 0.595, अगेन आंसर पॉजिटिव आया तो मैंने राइज वाले कॉलम पे लिख दिया। अब इसके बाद जितने भी पॉइंट्स थे उसके हमने वो बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इस पॉइंट तक मैं रिड्यूस लेवल कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 140.605 ये वाला राइज है, तो ये वैल्यू जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास 141.575 आ गया। 141.575 में ये वाली वैल्यू जब मैं, क्योंकि राइज है, ऐड करता हूँ तो मेरे पास 143.035 आ गया। 143.035 में ये वाली वैल्यू मैं जब ऐड करता हूँ 0.820, तो मेरे पास 144.000 ये वाली रेडियस लेवल मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या किया कि 143.855 आया, इसमें जब मैंने 0.145 ऐड किया तो मैं पहले बता चुका हूँ 144.00 आ गया। अब उसके बाद मुझे कहा गया था ग्रेडियंट है अपवर्ड 1/50, तो पर 20 मीटर के हिसाब से वो मेरे पास 0.400 आ गया। तो ये सारी राइज होंगी क्योंकि ये ग्रेडियंट जो है वो ये इंक्रीजिंग में है। तो 144 में जब ये मैं ऐड करता हूँ 0.4 तो मेरे पास आ गया 144.400। इसमें जब मैं ऐड करता हूँ अगली वैल्यू तो अगले स्टेशन का रिड्यूस लेवल आ गया 144.800। इसमें जब मैं अगेन ये वैल्यू ऐड करता हूँ तो मेरे पास अगले स्टेशन का रिड्यूस लेवल आ गया 145.200। इसमें जब मैं ये 0.4 वाली वैल्यू ऐड करता हूँ तो मेरे पास दोबारा अगले स्टेशन का रिड्यूस लेवल आ गया 145.600। अब 145.600 में जब मैं फाइनल वैल्यू ऐड करता हूँ तो मेरे पास फाइनल वैल्यू आ गई आखिरी स्टेशन की पैग 6 पे, उसका रिड्यूस लेवल आ गया 146। अब अगर मैं जो यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं 144 माइनस 143.855 करूँ तो मेरे पास राइज आता है 0.145 जो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। अब इस 0.145 वाली वैल्यू को जब मैं पिछले स्टेशन की बैक साइड से माइनस करता हूँ तो मेरे पास पैग 1 का इंटरमीडिएट साइड आ गई। अगेन 0.0400 को जब मैं 2.780 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास पैग 2 की वैल्यू आ गई 2.380। अगेन जब मैं 0.4 इस 2.380 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास पैग 3 की आ गई,
और जब मैं सेम स्टेप रिपीट करता हूँ तो मेरे पास पैग 4 की, और जब मैं अगेन 0.4 माइनस करता हूँ 1.580 से तो मेरे पास पैग 5 पे इंटरमीडिएट साइट आ गई। पैग 6 पे मेरा टर्मिनेट हो रहा है, अपना ख़त्म हो रहा है सर्वे। तो मैं क्या किया, अगेन 1.180 में से 0.4 माइनस की, तो मेरे पास आंसर क्या आया, 4 साइड पे 0.780। अब जब आपने सबमिशन ले ली बैक साइड की और सबमिशन कर ली 4 साइड की, इसको जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास आंसर आया +5.395। इसी तरह राइज और फॉल की सबमिशन की तो आंसर अगेन मेरे पास आया +5.9395। और जब मैंने लास्ट रिड्यूस लेवल और फर्स्ट रिड्यूस लेवल को माइनस किया तो अगेन मेरे पास आंसर आया +5.395। मतलब कि मेरा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। ये जो रिड्यूस लेवल मैंने कैलकुलेट किया ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इनमें अब ये 1 in 50 अपवर्ड राइज वाली स्लोप भी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है।